चौरा गांव पंजाब का एक छोटा सा इलाका जहां राम स्वरूप की कहानी शुरू होती है। फैमिली से दूरी और समाज में अपने आप को अलग थलग महसूस करने का जो अनुभव उन्होंने किया, वही शायद उनके जीवन के सबसे गहरे जख्म थे। जब उनकी असली पहचान, उनकी यौनिकता उजागर हुई, तो उनके अपने परिवार ने ही उन्हें ठुकरा दिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे अपने करीबियों का सहारा न मिला हो, वो कितनी असुरक्षा और तकलीफ के साए में जी रहा होगा। समाज की बेरुखी केवल वहां नहीं रुकी। उनके ऊपर किए गए अपमान भरे कमेंट्स, जैसे उनकी बनावट को लेकर, उनकी आदतों को लेकर या उनकी यौनिकता को लेकर, उनके दिल में गहरी चोट पहुंचा गए। ये स्थिति ही, मुझे लगता है, उन्हें गुस्से और बदले की भावना के मार्ग पर ले गई। और ये बात सिर्फ राम स्वरूप तक सीमित नहीं है। हमारे समाज में अक्सर ऐसे लोग जो मुख्य धारा में फिट नहीं बैठते, अपमानित किए जाते हैं, अलग थलग कर दिए जाते हैं। इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो इंसानों को उनका हक दे, उनकी पहचान को अपनाए, या फिर जैसे कि रामस्वरूप के मामले में हुआ, क्या हम उन्हें ऐसे दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे जो उन्हें और हमारे समाज दोनों को नुकसान पहुंचाए? उनकी कहानी, उनके अनुभव एक चेतावनी है। आत्मा की ये चोटें कैसे किसी इंसान को अंधकार की ओर खींच सकती है, ये हमें समझना होगा। रामस्वरूप के अपराधों के तरीके में एक अजीब सी व्यवस्था थी। वो अक्सर अपने आप को एक सजीव और दोस्ताना व्यक्तित्व के रूप में पेश करते थे और राह चलते लोगों को लिफ्ट देने का प्रस्ताव रखते थे। उनके शिकार ज़्यादातर वो लोग थे जो दैनिक मेहनत करने वाले, जैसे कि मैकेनिक या सुरक्षा गार्ड हुआ करते थे। इन लोगों की सामाजिक स्थिति उन्हें और भी असहाय बना देती थी और राम स्वरूप इसी असहायता का फ़ायदा उठाते थे। कई मामलों में उनकी मुलाकात इन पुरुषों से एक संयोग जैसा लगती थी, लेकिन उनकी इच्छाओं का अंत अक्सर हिंसा में होता था। इसके बाद की दृश्य और भी भयावह थी। उनके पीड़ितों की पीठ पर धोखेबाज लिखने का उनका तरीका उनके अंदर भरे गुस्से और उनके ट्विस्टेड बदले के नज़रिए को दर्शाता है। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे राम स्वरूप अपनी खुद की दुनिया में न्याय कर रहे हों। उनके दोषपूर्ण और भयावह कृत्यों में से एक विशेष मामले को देखें। 37 वर्षीय मनिंदर सिंह, जो कि मोड्रा टोल प्लाजा पर चाय और पानी देने का काम करता था, उनके जाल में फंस गए। राम स्वरूप की मुलाकात मनिंदर से उनकी मोटरसाइकिल पर हुई, एक बहाने से। उन्होंने मनिंदर का विश्वास तोड़कर उनकी हत्या कर दी और उनका शव पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में पाया गया, जबकि उनकी पीठ पर धोखेबाज लिखा हुआ था। ये न केवल उनके बेकसूर शिकार की कहानी है, बल्कि उनके मानसिक असंतुलन का भी चित्रण है। यह साफ दिखता था कि इनके द्वारा की गई हत्याएं केवल उकसावे तक सीमित नहीं थीं। ये एक गहरी भावनात्मक चोट और आक्रोश का परिणाम थी। लेकिन जो बात इसे और भी रहस्यमय बनाती है, वो है उन्होंने किस प्रकार अपने पीड़ितों को चुना और उनके साथ ये भयावह कृत्य अंजाम दिए। रामस्वरूप के नाम पर जो धाराएं तैयार की गईं, उनकी शुरुआत एक छोटी सी चीज से हुई। उस भयावह रात जब मनिंदर सिंह का शव मिला, पुलिस को उस जगह से एक मफलर, एक छोटा सा सुराग मिला। ये मफलर रामस्वरूप की पहचान से जोड़ा गया और यही मफलर वो धागा बना जिसने उनकी कहानी को पूरी तरह उघाड़ दिया। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका अंतिम कृत्य, जिसने उनकी गिरफ्तारी को जन्म दिया, शायद उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। उनके खुद के शब्दों में हर बदलती हत्या उनके भीतर छुपे दर्द और गुस्से को जाहिर करती थी। इस केस ने एक और बड़ा प्रश्न उठाया, राम स्वरूप के HIV स्थिति का, उनके विवाह, परिवार और उसकी टूटन तक, और पीछे छूट जाने की भावना तक। क्या हमारे समाज की नज़रिया और कलंक ने उन्हें इस हद तक धकेल दिया? HIV जैसी स्थिति में मानसिक स्थिति पर ध्यान न देना कहीं न कहीं इस पूरी त्रासदी का हिस्सा हो सकता है। जांच और गिरफ्तारी के दौरान उनके अपराध दर्ज हुए, उनके पीड़ितों के परिवारों ने न्याय की मांग की और समाज ने बस हैरानी से देखा। लेकिन इन सारे घटनाक्रम के पीछे छुपी एक गहरी सीख ये है कि केवल अपराध पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। हमें इस बात की जड़ तक जाना होगा कि क्या इंसान को इस तरह की क्रूरता की ओर ले जाता है। और यहीं हमें खुद को रुक कर ये सवाल पूछना होगा, क्या मानसिक स्वास्थ्य और सहायता प्रणालियों को मजबूत बनाकर हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं? हमें ये समझना होगा कि समाज के स्तर पर समस्याओं से निपटना केवल एक व्यक्ति को रोकने की तुलना में कहीं बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। तो आज का हमारा यह आखिरी अध्याय इन अपराधों के गहरे प्रभाव और समाज के प्रतिबिंब पर हमें सोचने पर मजबूर करता है। राम स्वरूप की कहानी जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से हमारे सवाल और जिम्मेदारियाँ शुरू होती हैं। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।